ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। 2025 में राम मंदिर के ध्वजारोहण से 2027 में चुनावी धर्म युद्ध के कैसे संकेत मिले हैं? राम मंदिर पर उत्सव के बीच अखिलेश यादव ने केदारेश्वर मंदिर का जिक्र क्यों किया? आज उसका विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। राम मंदिर के धर्म ध्वजा कार्यक्रम पर जाति की राजनीति शुरू हो गई है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्यों कहा कि दलित होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस पर हिंदू मुस्लिम वाला विवाद छिड़ गया है। एमबीबीएस की 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का दाखिला हुआ है। छात्रों की योग्यता छोड़कर धर्म क्यों देखा जा रहा है, ये खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट 12,000 साल बाद। लेकिन शुरुआत राम मंदिर पर ध्वजारोहण वाले हाइलाइट्स के साथ। तो आज हम बात 2027 में होने वाले यूपी के सियासी धर्म युद्ध की करेंगे। इस धर्म युद्ध के संकेत आज हुई दो अलग अलग घटनाओं से मिले। पहली तो ये कि अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हजारों संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस पवित्र पूजा को पूरा किया। दूसरी ये कि अयोध्या में राम मंदिर पर उत्सव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र कर दिया। इस मंदिर का निर्माण इटावा में चल रहा है। साल 2026 में चुनाव से एक साल पहले मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में अखिलेश यादव के दांव से 13 मंदिर वर्सेस मेरा मंदिर वाली सियासत शुरू हो गई है। यहाँ अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। अखिलेश यादव के पोस्ट पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन को लेकर संकेत दिए हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों ने इसे अलग ढंग से डिकोड किया है। राजनीति के जानकार अखिलेश यादव के पोस्ट को 2027 के चुनावी रण से जोड़कर देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के राम मंदिर वाले सियासी कार्ड का मुकाबला अखिलेश यादव अपने केदारेश्वर महादेव मंदिर कार्ड से करने वाले हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब अखिलेश यादव हिंदुत्व के ही नैरेटिव से देने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ राम मंदिर विरोधी, हिंदुत्व विरोधी होने का नैरेटिव चलाती आई है। अखिलेश यादव ने इस नैरेटिव की काट में केदारेश्वर महादेव मंदिर वाला दांव चला है। इसके अलावा एक संकेत ये भी है कि 2027 में बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर तीसरी बार सत्ताधीश बनने की कोशिश करेगी। बीजेपी की कोशिश धार्मिक कार्ड से विपक्ष के जाति दांव को फेल करने की होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी पीडीए के साथ बाकी समुदायों को साधने की चुनौती होगी, क्योंकि अकेले पीडीए के दम पर सत्ता में लौटना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। पीएम मोदी के इन शब्दों में 2027 की रणनीति का संकेत है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर की विरासत को भुनाने की कोशिश की थी। हालांकि इस दांव में वो समाजवादी पार्टी के पीडीए से पिछड़ गई थी।
माना जा रहा है कि 2027 में विरासत के साथ विकास का नैरेटिव तैयार कर अखिलेश यादव के पीडीए दांव को पटखनी देने की कोशिश होगी। यही वजह है कि पीएम मोदी अयोध्या की धरती पर एआई और अध्यात्म दोनों की बात कर रही हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से साफ हो गया है कि 2027 का चुनावी संग्राम धर्म की पिच पर ही लड़ा जाना है। इससे पहले बिहार में प्रचार के दौरान सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताकर इसकी नींव रख चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2027 में सिर्फ पीडीए के दम पर बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल होगा। इसी को देखते हुए वो भी बीजेपी की ही धर्म वाली पिच पर आकर जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। 2027 के लिए अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए से आगे जाकर सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता में लौटने की होगी। एक तरफ वो पीडीए दांव से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ उनकी कोशिश धर्म के सहारे ऊंची जाति के वोटों को भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की रहेगी। जो लोग सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को ही आराधना का स्थल समझते थे, वो श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर में ध्वजारोहण के बाद आज श्री केदारेश्वर का स्मरण कर रहे हैं। यही उनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है, उसके मुकाबले के लिए पीडीए के साथ हिंदू आस्थाओं को जताना भी जरूरी है। और चूंकि उनके ऊपर प्रो मुस्लिम का आरोप बीजेपी बहुत ज्यादा लगाती है, तो अखिलेश यादव उससे भी सतर्क रहते हैं। हालांकि पीडीए को अपने साथ जोड़कर रखना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। इसी पीडीए की दलित जाति से अयोध्या के पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद आते हैं और अवधेश प्रसाद को ध्वजारोहण कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। और कल तो मैं 1:30 बजे तक स्नान नहीं किया और गेट पर बैठा वेट कर रहा था कि अब कोई कार ले आवे। यह सब जो रामद्रोही हैं आज वो हताश, निराश, उदास हैं और राम भक्त चारों तरफ आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। फिलहाल 27 के रण से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत के धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष हिंदुत्व विरोधी है। दूसरी तरफ विपक्ष पलटवार कर रहा है कि बीजेपी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो बीजेपी की कोशिश यूपी की जनता को जाति के नाम पर बंटने से रोकना है और धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की कोशिश जाति की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पीडीए का दायरा फैलाने की है। इस कोशिश में अगर वो पीडीए जातियों के अलावा ऊंची जातियों के वोटरों को साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए 2027 की चुनावी राह आसान हो सकती है, क्योंकि 2024 चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को पीडीए में शामिल जातियों के साथ ऊंची जातियों का भी वोट मिला है। 2024 में एनडीए गठबंधन को एससी की जाटव जाति का 24% वोट मिला तो इंडिया गठबंधन को 25% वोट मिला। एससी की अन्य जातियों का 29% वोट एनडीए के खाते में गया तो इंडिया गठबंधन को 56% वोट मिला। अपर कास्ट के वोट की बात करें तो एनडीए को 79% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16% वोट गया। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने अपर कास्ट वोट का ग्राफ बढ़ा लेती है तो 2027 में बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को चुनौती दे सकती है, क्योंकि हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर धार्मिक चिंगारियां तेजी से उठ रही हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी सांसद जितेंद्र दोहरे के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर की ध्वजा को बीजेपी आरएसएस की ध्वजा बता दिया है।
के देश के प्रधानमंत्री मंदिर पे झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्रचार प्रचार अपने भाजपा का प्रचार प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं कर रहे। राम मंदिर कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। कायदे से ये काम तो किसी धर्म गुरु को करना चाहिए। शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, झंडा तोलन भी वही करेंगे। लगता है कि जो धार्मिक लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों प्रभु राम के मंदिर बनने से इतनी पीड़ा है कि तरह तरह की विवाद खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके दर्शन न करने जाने से मंदिर की महत्ता कम नहीं होने वाली है। हाँ, वो जरूर पाप के भागी बन रहे हैं, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करेंगे, तो उनकी पीठ पर हनुमान जी की गदा का करारा प्रहार होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हो तो जरा सबरी के घर जूठा बैर खाए हैं, निषाद राज को गले लगाए हैं, वनवासियों के साथ गुजरे हैं, बाकोल भील के साथ रहे हैं, उसका भी एक बार कम से कम अनुकरण अपने जीवन में कर लेना चाहिए। ये सब असुरी मानसिकता वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनको राम मंदिर की ध्वजा बीजेपी की ध्वजा नजर आ रही है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि साल 2026 की शुरुआत में पंचायत चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। राम मंदिर आस्था से ज्यादा बीजेपी का राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। राजनीति में धर्म का तड़का लग जाए तो जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख करते हैं। ये खबर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर उठ रही हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक चिंगारी से जुड़ी हुई है। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले MBBS बैच में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली है, बाकी 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली है। लेकिन बीजेपी, VHP और बजरंग दल इसके विरोध में उतर आए हैं। ये हिंदू संगठन मेरिट के सामने मजहब को तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजभवन की तरफ जाने से रोक दिया। ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, लेकिन राजनीति पर बाद में आएंगे। पहले कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि शिक्षा में धर्म क्यों खोजा जा रहा है? कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई तो विवाद क्यों? क्या अब एडमिशन भी मजहब देखकर होंगे? उन बच्चों का क्या कसूर है जो एग्जाम पास करके आए? अगर श्राइन बोर्ड समझदारी से काम लेता तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर की एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, एक चैनल फॉलो करना चाहिए था, वो फॉलो नहीं किया गया। हम अगर अन्याय की बात कर रहे हैं तो हम अन्याय कहीं नहीं होने। ये हिंदुओं की चीज है, हिंदुओं का पैसा है, बिल्डिंग हिंदुओं की, पैसा हिंदुओं का, हर चीज हिंदुओं की, तो फिर पैसा हिंदुओं के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर श्राइन बोर्ड के पास इतने पैसे हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुरुकुल खोले ना। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के अधीन आता है। चढ़ावे और दान से मेडिकल कॉलेज चलता है। इसलिए बीजेपी और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इनकी मांग है कि एडमिशन लिस्ट को रद्द किया जाए, एडमिशन की नई प्रक्रिया लागू की जाए। अब सवाल यहाँ ये है कि कुछ राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों को शिक्षा में धर्म खोजने की खुजली क्यों हो रही है? मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कुछ स्टेटमेंट दी जिनको उस स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर की सर्द वादियों में विरोध की आवाज गर्मी पैदा कर रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है।
हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू संगठनों ने विरोध की आवाज इसलिए उठाई है क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले MBBS बैच के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी हुई थी। कुल 50 सीटों में से 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित थी। मेरिट के आधार पर ही 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन हुआ। मुस्लिम कैंडिडेट्स को मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों को 50 में से 42 सीटें मिलने से बीजेपी और हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। जो नया मेडिकल कॉलेज इस बार शुरू किया गया और फर्स्ट बैच में ही एक समुदाय विशेष से स्टूडेंट्स छात्र ज़्यादा आए और कारण यही बना आक्रोश और विरोध का। किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो वातावरण हो विषेट हो। इससे पहले ही इसका समाधान जरूर निकल आएगा। इस मामले पर सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने दाखिले के नियमों में सुधार के साथ मांग भी की है कि भविष्य में कोई भी एडमिशन सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स के लिए हो। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने भी इसके विरोध में झंडा बुलंद कर दिया है। समिति ने कहा है कि 50 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिलने से जम्मू में नाराजगी बढ़ेगी। सीट आवंटन में क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज होगा। समिति का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए है। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस्लाम की भी ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी धार्मिक संगठन के मुखिया हैं, ना ही वो किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मामले पर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ने कोई स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों ने इतना जरूर कहा है कि स्टूडेंट्स को चुनने में कॉलेज का कोई रोल नहीं है। एडमिशन पूरी तरह से नीट के नियमों के तहत हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी दोहराया है कि अलॉटमेंट पूरी तरह से मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किए गए हैं, लेकिन राजनीति है कि जाति ही नहीं। माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज में खाली हिंदुओं को एडमिशन दिया जाए। आप एजुकेशन भी बांटना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने केंद्र शासित प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के लिए 5,865 डोमिसाइल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 2,000 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 2,000 में से करीब 70% मुस्लिम कम्युनिटी से थे, क्योंकि उनके नीट स्कोर ज्यादा थे, इसीलिए उन्हें सीटें भी ज्यादा मिली। विरोध का झंडा उठाए घूम रहे इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था, जिसमें कहा गया है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर नहीं। अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों को ही एडमिशन देने लगे तो क्या होगा? खालसा कॉलेज सिर्फ सिख छात्रों को ही एडमिशन देने लगे तो क्या होगा? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कहे कि हम तो सिर्फ ईसाई धर्म के छात्रों को एडमिशन देंगे, तब क्या होगा? सोच कर देखिए, उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो दिन रात मेहनत कर अपने सपनों को पंख लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश के नेताओं और संगठनों को छात्रों के भविष्य की कम और इस बात की चिंता ज्यादा है कि शिक्षा में धर्म को खोजकर कैसे राजनीति चमकाई जाए। बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है। अभी ये जो वोल्केनिक आश है
दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में हजारों साल सोया ज्वालामुखी अचानक फट जाता है, जिससे आसमान में काला धुआं छा जाता है। राख की मोटी चादर आसमान को ढक लेती है। इसके बाद राख हवा की सवारी करते हुए लाल सागर पार कर पहले अरब प्रायद्वीप लांघती है, फिर अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच जाती है। हो सकता है अब तक आपको ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये सच में हुआ है। इथोपिया की हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ और इसकी जहरीली राख 4,000 किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच गई। डर का सच होना किसे कहते हैं, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। इस तस्वीर को जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक धमाका और धुएं का ऐसा गुबार जिसे देख आंखें फटी की फटी रह जाएं, पैर कांपने लगे, धड़कन बढ़ जाए। किसने सोचा था, कौन जानता था जो 12,000 साल में नहीं हुआ अब हो जाएगा। जो ज्वालामुखी 12,000 साल से शांत था, सो रहा था, अचानक फट जाएगा। इस एक तस्वीर से साबित होता है कुदरत की ताकत क्या होती है, कुदरत का क्रोध क्या होता है। ज्वालामुखी फटने की यह घटना 4,000 किलोमीटर दूर इथियोपिया में घटी, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। अब सवाल यह है कि 12,000 साल बाद ये ज्वालामुखी क्यों फटा और इसका असर 4,000 किलोमीटर दूर भारत में कैसे हुआ। इथोपिया का अफार क्षेत्र दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यहां डॉनकिल डेजर्ट में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी एक ऐसी शील ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है, जैसे कि कोई एक बड़ा ढाल। ज्वालामुखी फटने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े करती हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी फटा तो इसके अंदर से सफेद धुआं कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। इसके थोड़ी देर बाद इसमें से लावा निकलता नजर आता है, जो बेहद तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। लोगों ने कई किलोमीटर दूर से राख के इस बादल को अपनी आंखों में कैद किया। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, कैसे ज्वालामुखी अचानक फटता है और उसका गुबार आसमान की तरफ उठता है। अब ये एक और तस्वीर देखिए। इस धुएं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हजारों टन का कोई बम फटा हो। नीचे बहता हुआ लाल लावा और ऊपर बहती सफेद राख। हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल पहले तब फटा था जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। ऐसे में अब इसके फटने ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो साउथ इथोपिया का हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहाँ से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है, विच वुड बी ऑल्सो
connecting to lots of natural disasters and hazards type of things. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इससे उठी राख के जमीन पर गिरने से जानवरों के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई। असल में हेली गुब्बी इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात अब यह है कि 4000 किलोमीटर दूर इस हेली गुब्बी के फटने के बाद अब असर हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। फ्लाइट हुई आ डिले 2 घंटे लेट हुई है करके वैदर करके वो कह रहे भी थे दिल्ली का वैदर नहीं सही ਸੀਗਾ ਤੇ मौसम ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ लैंड नहीं कर सकते ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 घंटे लेट हुई फ्लाइट साड़ी ਤੇ प्रॉब्लम काफी हुई होती है करके। विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब खतरा भारत पर था। सोमवार रात करीब 11 बजे ज्वालामुखी से निकली राख ने इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली में अपनी दस्तक दी। दिल्ली के अलावा राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भी इसका असर देखने को मिला। ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है के बादल है और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख ने भारत में खतरे की घंटी बजा दी। ये राख विमानों के लिए खतरनाक थी। ऐसे में DGCA ने तुरंत एयरलाइंस के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो, जैसे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी, कैबिन में धुआं या बदबू, तो एयरलाइंस को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। अगर राख एयरपोर्ट ऑपरेशन को प्रभावित करती है तो संबंधित एयरपोर्ट को रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की तुरंत जांच करनी होगी। DGCA ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को सावधानी बरतने की चेतावनी दी थी। इथियोपिया के ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। असर का दायरा बढ़ने के चलते आकाशा एयर, इंडिगो और KLM जैसी प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। कि अगर आप सीधी तरफ जा रहे हैं और आपको सामने से दिखता है कि अगर वॉल्केनिक ऐश आपकी तरफ आ रहा है, तो द फर्स्ट एक्शन पायलट को लेना है वो है 180 डिग्री टर्न। दैट मीन्स उसको जहाज को मोड़ के उसको बैक की तरफ जाना है एंड उस चीज़ को अवॉइड करना है। वॉल्केनिक ऐश टेक ऑफ के समय नहीं आपको कोई दिक्कत करेगा, लैंडिंग के समय दिक्कत नहीं करेगा। ये केवल 15,000 से 25,000 या 40,000 फीट के बीच का जो आपका लेवल है, मार्जिन है, उसमें ये आपको इनकाउंटर करा जा सकता है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन DGCA किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने साफ कर दिया एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरें, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदलें। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। राख के बादल पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ने की खबरों के बाद इंडिगो ने बयान जारी किया। यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। सुरक्षित और सुचारू उड़ान संचालन के लिए सभी एहतियाती कदम पूरी तरह तैयार हैं। वहीं एयर इंडिया ने राख के बादलों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस ने बताया स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऑपरेटिंग क्रू से नियमित संपर्क बना हुआ है। यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एयर इंडिया ने जरूरत पड़ने पर सभी एहतियाती कदम उठाने की बात कही। ज्वालामुखी से उठी ये राख विमानों के लिए कितनी खतरनाक है, अब ये भी समझ लीजिए। इंजन बंद हो सकता है, राख इंजन में जाकर पिघलती है और ब्लॉकेज कर सकती है। विंडशील्ड और सेंसर खराब हो जाते हैं।
राख कांच घिस देती है, पायलट को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम डैमेज होता है। ये रडार पर साफ दिखता नहीं है, इसलिए खतरा अचानक बढ़ सकता है। हमारी विजुअल परसेप्शन होती है पायलट की विंड स्क्रीन से बाहर जो वो देखता है। सेंसर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जहाज में लगी हुई, अगर वो ब्लॉकेज किसी दुर्भाग्यवश हो जाती है तो वो रॉन्ग रीडिंग भी दे सकती है, जिससे पायलट या तो कंफ्यूज होएगा या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, 4000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की राख भारत कैसे पहुंची और क्या अब भी भारत के ऊपर इसका खतरा बना हुआ है? इथियोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुबार करीब 10-15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया, यानी उस स्तर तक जहां निचला वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर से मिलता है। इतनी ऊंचाई पर गर्म हवा और गैसों ने राख के गुबार को तेजी से ऊपर उठने में मदद की। ये परत सामान्य बादलों और मौसम प्रणालियों के ऊपर होती है, इसलिए हवा की दिशा में बदलाव या फिर मौसम की हलचल से प्रभावित हुए बिना राख लंबी दूरी तक आगे बढ़ती रही। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तेज पूर्व पश्चिम दिशा वाली हवाओं ने राख के बादल को लाल सागर पार कर यमन और ओमान की ओर धकेला। इतनी ऊंचाई पर हवाएं स्थिर और समान दिशा में चल रही थी, इसलिए राख का गुबार ज्यादातर बिना टूटे एक साथ आगे बढ़ता रहा। वहां से राख का गुबार पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता गया और इसने भारत में प्रवेश किया। इस गुबार में ज्वालामुखी राख, सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और चट्टानों के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। अब सवाल ये है, क्या इससे दिल्ली में AQI बढ़ा? जिसका जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। एंड ये जो ऐश का पार्टिकल्स इसमें रह सकते हैं, इसमें ग्लास, अलग अलग तरह के फ्यूम्स, केमिकल्स, ये हर किस्म की चीज़ें इसमें रह सकती हैं। और ये हवा के रुख से चल रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपकी हवा की जो गति है वो बढ़ जाती है। एंड वो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एयर जो है वो इतनी प्यूरिफाई ना रहे। राहत की बात यह है कि इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद उसकी जो राख भारत पहुंची थी वो चीन की तरफ निकल गई। ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इस गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ये ज्यादा देर तक भारत के वायुमंडल में रहती और इंसानों का इससे संपर्क होता तो ये कितना खतरनाक हो सकता था। ज्वालामुखी की जो राख होती है वो बहुत ह्यूमंस के लिए घातक हो सकती है। स्किन को, आंखों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सबको इरिटेट करके कॉफ और सोर थ्रोट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, रनिंग नोज, ये सब दे सकती है। स्पेशली जो मरीज जिनको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा है, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है सांस की रिलेटेड। हाईली गुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। इस इलाके के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एर्टा एले को पहले से ही मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में हाईली गुब्बी की अचानक सक्रियता इस बात पर सवाल उठाती है, धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों के महत्व को भी सामने लाती है। ज्वालामुखी की राख हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है, इसलिए कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसकी ट्रैकिंग कर रही हैं। वहीं हाईली गुब्बी को रिसर्च के एक प्रमुख स्थल के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ता ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी अब क्यों सक्रिय हुआ। ज्वालामुखी का फटना ना कोई नई बात है, ना हैरान करने वाली। दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दुनिया भर में लगभग 1350 से 1500 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों में से लगभग 500 अब तक फट चुके हैं। हर साल लगभग 50 से 70 छोटे या बड़े ज्वालामुखी फटते हैं। लेकिन एक ज्वालामुखी
जो 12,000 साल से शांत था, अचानक न सिर्फ फटता है बल्कि उसकी राख कई हजार किलोमीटर का सफर भी तय करती है। ये चौंकाने वाला है, इसलिए इसके अध्ययन की जरूरत है। वैज्ञानिक जब ऐसे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखियों की अब जब अध्ययन करेंगे तो उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और खास तौर पे जहां पर टेक्टोनिक रिफ्ट वाली जो जगहें हैं, ये जो शील्ड ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में तो अब बहुत से नए संकेत समझ आएंगे और बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो इस बार हुआ है ये बहुत अलग है और बहुत ही डरावना भी था। ज्वालामुखी जमीन के अंदर जमा गर्म लावा और गैसों के दबाव बढ़ने पर फटता है, जिससे लावा, धुआं और राख बाहर निकलती है। दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पास रिंग ऑफ फायर नाम के इलाके में हैं, जहां धरती की प्लेट लगातार हिलने और टकराने से विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिलकर मौसम को बदल सकती हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि सूरज की धरती तक पहुंचने वाली किरणों को तक कम कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि दुनिया के कई हिस्सों में कुछ महीनों या साल तक ठंड बढ़ जाती है। लोकल एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो सकते हैं। वाटर जो होगा, पानी आसपास का, वो बिल्कुल पीने लायक नहीं हो सकता, और काफी ऐसी चीजें, बीमारी भी हो सकती हैं, और रीजनल भी हो सकता है, जो कि उससे दूर जाके नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। ज्वालामुखी के आसपास की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में खनिज और पोषक तत्व होते हैं। वहीं समंदर के अंदर लावा से नई चट्टानें बनती हैं, जो समय के साथ ऊपर उठकर नए द्वीप का रूप ले लेती हैं। भारत की बात करें तो सिर्फ एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बैरन आइलैंड में है। बैरन आइलैंड भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। इस साल 13 और 20 सितंबर को 8 दिन के अंदर बैरन आइलैंड में 2 छोटे ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए। ये तस्वीर बैरन आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की है, जिसमें ज्वालामुखी से उठता लाल लावा साफ देखा जा सकता है। बैरन आइलैंड पूरी तरह से निर्जन द्वीप है, यानी यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ये जगह सिर्फ ज्वालामुखी, राख और पत्थरों से भरी हुई है। इस द्वीप की ऊंचाई करीब 354 मीटर है, जो समुद्र की सतह से काफी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। समुद्र के बीचों बीच खड़े होने के कारण ये ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और यात्रियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन ये ज्वालामुखी बाहर से देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं, जिसका सबूत इथियोपिया के हैली गुबी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद फटकर दे दिया है। इथियोपिया की हाईली गुबी ज्वालामुखी का फटना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो अब तक सो रहा था, पूरी तरह शांत था, 12,000 साल बाद उसका अचानक इस तरह से फटना बताता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल भारत के लिए राहत की बात यह है कि हाईली गुबी ज्वालामुखी के फटने के बाद निकली जो राख भारत पहुंची थी, यहां से आगे बढ़ चुकी है। मतलब भारत के ऊपर से खतरा पूरी तरह से टल गया है। लेकिन अब चिंता चीन की बढ़ गई है, क्योंकि भारत के बाद हवा इथियोपिया के हाईली गुबी ज्वालामुखी से निकली राख को उड़ाकर चीन की तरफ ले गई है। भारत की बात पे इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।